भारतीय जनता पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को एक ही बात की ट्रेनिंग मिली है कि जो दुनिया में सबसे अच्छा झूठ बोल ले वही भाजपा का सबसे बड़ा नेता है। एक तो हमारे फेकू महाराज देश के प्रधानमंत्री हैं, दिन रात झूठ बोलते रहते हैं। बाबा आदित्यनाथ जी ने क्या झूठ बोला, क्या कहा? कहने लगे उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को हमने कॉन्वेंट बना दिया है। हमारी किसी जांच एजेंसी का मुख्य पदाधिकारी सुष्मिता सेन को ही बना दो, वही पकड़ के लाएगी इन बेईमानों को। साथियों और दोस्तों, व्यापार प्रकोष्ठ जब बना, नए सिरे से जब छवि यादव जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो जैसा अभी वो खुद कह रही थी, मुझे भी उम्मीद नहीं था कि इतने जल्दी एक इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोग यहां पर आयोजित कर पाएंगे। और इससे पहले 23 सितंबर को जो हुआ, देखिए संगठन बनना एक अलग चीज है, लेकिन संगठन बन गया और जमीन पे काम करने लगा, वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। 23 सितंबर को व्यापार प्रकोष्ठ के साथियों ने लखनऊ में इतना जोरदार प्रदर्शन किया कि पूरे उत्तर प्रदेश में उसका संदेश गया। मीडिया ने, टीवी चैनल्स ने आपके फुटेज चलाया, वीडियो चलाया। किस तरीके से हमारे एक साथी को पुलिस वाला बुरी तरीके से मार रहा है। छवि यादव जी को कई पुलिस वाले पकड़ के डाल रहे हैं बस के अंदर। हमारे कई और साथियों को पकड़ पकड़ के बस में ठेला जा रहा है, घसीटा जा रहा है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं हृदय से। आम आदमी पार्टी की पहचान घर में बैठने वालों की नहीं है, सड़क पर संघर्ष करने वालों की है, और ये हम लोगों को जारी रखना है। मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दे बहुत हैं। और अभी मैं पंकज अवाना जी से बात कर रहा था, मैंने कहा जल्द ही आप लोग भी अपना सम्मेलन युवा विंग का आयोजित कीजिए। यूथ के कार्यकर्ता हो, छात्र विंग के कार्यकर्ता हो, महिला शाखा के कार्यकर्ता हो, व्यापार प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता हो, माइनॉरिटी विंग के कार्यकर्ता हो, किसान प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता हो, सीवाईएसएस के कार्यकर्ता हो, कोई भी संगठन आम आदमी पार्टी का घर पे नहीं बैठना चाहिए। सड़क पर जनता के मुद्दों पर हमें लड़ना है। और मैं बधाई देना चाहता हूं, मैंने तो एक अभियान शुरू किया था सेल्फी विद सरकारी स्कूल का, और जब वो अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया, उसके पीछे एक कारण है। उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, उस पार्टी को ट्रेनिंग मिली है। भारतीय जनता पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को एक ही बात की ट्रेनिंग मिली है कि जो दुनिया में सबसे अच्छा झूठ बोल ले वही भाजपा का सबसे बड़ा नेता है। तो क्या झूठ बोला? एक तो हमारे फेकू महाराज देश के प्रधानमंत्री हैं, दिन रात झूठ बोलते रहते हैं। बाबा आदित्यनाथ जी ने क्या झूठ बोला, क्या कहा? कहने लगे उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को हमने कॉन्वेंट बना दिया है। क्या बोले? उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को हमने कॉन्वेंट बना दिया है। मैं भी हैरान हो गया, मैं भी परेशान हो गया। मैंने सोचा मेरा घर उत्तर प्रदेश में ही है कि मैं कहीं बाहर का रहने वाला हूं। मैंने तो कोई सरकारी स्कूल कॉन्वेंट जैसा नहीं देखा। तो मैंने आप लोगों से मदद मांगी। मैंने कहा आम आदमी पार्टी के साथियों, मेरी मदद कीजिए, जरा उत्तर प्रदेश के कॉन्वेंट हमें दिखाइए। और ऐसा ऐसा कॉन्वेंट आप लोगों ने दिखाया कि कॉन्वेंट वाले भी बेचारे शर्मा गए। आपने दिखाया कॉन्वेंट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, टूटी हुई बिल्डिंगें, बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते हैं। मिर्जापुर में नमक रोटी बच्चों को खाने के लिए दी जाती है। आपने दिखाया कॉन्वेंट,
देवरिया के अंदर सूखा भात और नमक हमारे बच्चों को खाने के लिए दिया जाता है। आपने गाजियाबाद के स्कूल दिखाए, आपने बांदा के स्कूल दिखाए, आपने ललितपुर के स्कूल दिखाए, आपने बरेली के स्कूल दिखाए, बदायूं के स्कूल दिखाए, सहारनपुर के, मेरठ के, मुजफ्फरनगर के, पूरे उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हकीकत अगर जमीन पर किसी ने रखा तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रखा। मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं। लेकिन इसके साथ साथ आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि साथियों और दोस्तों, अगर आपने वो सरकारी स्कूल अपने आंखों से देख लिया है, अगर उसके वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी के पेज पर आपने देख लिया है, तो आपको रातों को नींद नहीं आनी चाहिए। इन सरकारी स्कूलों की दुर्दशा के खिलाफ लंबा आंदोलन उत्तर प्रदेश में चलाइए और हमें अपने सरकारी स्कूल बच्चों के लिए ठीक करवाने हैं। यह व्यवस्था नहीं चलेगी कि बाबा आदित्यनाथ के मंत्री भ्रष्टाचार कर करके कहीं गंगा का पैसा, कहीं राशन का पैसा खा खा के मोटे होते रहेंगे और हमारे बच्चे सूखा भात और नमक रोटी खाएंगे। ये व्यवस्था आम आदमी पार्टी चलने नहीं देगी। एक एक कार्यकर्ता हमारा इसके लिए संघर्ष करने को तैयार होगा। और अगले चरण में हमने कहा है इसकी प्रदर्शनी लगाइए। और प्रदर्शनी क्यों कहा है? क्योंकि आते जाते लोग देखें। बनारस में, काशी में हमारे साथियों ने कहा, प्रशासन को लिखा, हमारे स्कूलों की हम प्रदर्शनी लगाना चाहते हैं। प्रशासन ने कहा नहीं भैया, बिल्कुल मत दिखाना। बताइए यार, तो बाबा जी अगर तुमने कॉन्वेंट बनाया है तो तुम्हारा प्रशासन वो कॉन्वेंट दिखाने से मना क्यों कर रहा है? हमको दिखाने दो कॉन्वेंट। गाजियाबाद के लोगों से कह रहा हूं, जितने भी फोटो अब तक आपके पास आए हैं, बड़ा सा बैनर बनाओ और किसी दिन फ्लाईओवर के ऊपर से उसको लटका दो। आधे एक घंटे खड़े होकर लेकर खड़े हो जाओगे, वो कॉन्वेंट स्कूल पूरा गाजियाबाद देख लेगा। तैयार हो इसके लिए? कितने फ्लाईओवर हैं यहाँ पे? निमित यादव जी, लगभग 26 फ्लाईओवर है। 26 टीम तैयार कर लो गाजियाबाद में और 26 स्थानों पे अपना बैनर लेके खड़े हो जाना। सारा गाजियाबाद देख लेगा यहां स्कूलों की दुर्दशा क्या है। अब तब मैं देखता हूं प्रशासन कैसे रोकेगा। प्रशासन से परमिशन लो ही मत। मेरठ में भी खड़े हो जाओ अंकुश चौधरी, एक दिन बड़ा बैनर बना के पूरे यूपी में यह अभियान चला दो। देखते हैं प्रशासन कैसे मना करता है। और एक एक प्रकोष्ठ वाले जिम्मेदारी ले लो। एक प्रकोष्ठ वाले अपना बैनर बना के उन्हीं स्कूलों का खड़े हो जाए, दूसरे प्रकोष्ठ वाले दूसरा बैनर बना के उन्हीं स्कूलों का खड़े हो जाए। स्कूल और अस्पताल आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है, याद रखिएगा। इसको हमें ठीक करना है। बहुत अच्छी दुकान चल रही है भाजपाइयों की। इनको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इन बेईमानों को तुम्हारा खून चूसेंगे, तुमको महंगाई की आग में झोंकेंगे, तुमको बेरोजगार रखेंगे, तुमको 1 साल किसानों के नाम पर, आंदोलन के नाम पे सड़क पर बैठाएंगे, आतंकवादी कहेंगे, खालिस्तानी पाकिस्तानी देशद्रोही कहेंगे। इन बेईमानों को कोई काम नहीं करना है क्योंकि इनकी हिंदू मुसलमान की दुकान चल रही है। वो हिंदू मुसलमान की दुकान अगर किसी नेता ने बंद कराया तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल कहते हैं हिंदू मुसलमान नहीं, अब स्कूल अस्पताल पे काम करना होगा। आम आदमी पार्टी तैयार हो इसके लिए? तैयार हो सब लोग? हिंदू मुसलमान से फायदा होता है या स्कूल अस्पताल से? तो वो काम हम लोगों को करना है। अच्छी खासी दुकान इनकी हिंदू मुसलमान की चल रही थी, केजरीवाल जी ने कहा शटर डाउन। तब से परेशान है, रोज मुकदमा लिख रहे हैं, FIR कर रहे हैं। अरे तुम्हें पता ही नहीं भाजपाइयों, ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता किस मिट्टी का बना हुआ है। हम आंदोलन की कोख से जन्मे हुए लोग हैं। इस पार्टी का जन्म आंदोलन की कोख से हुआ है। हम तुम्हारे मुकदमे, FIR और लाठी से डरते नहीं हैं।
चलाओ लाठी, लिखो मुकदमा। बाबा जी ने 23 मुकदमा लिखा मेरे खिलाफ, एक दिन में 9 FIR लगा दी, देशद्रोह का मुकदमा लिख दिया। मैंने कहा बाबा जी 23 नहीं 2300 मुकदमा भी लिख दो, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी नीतियों के खिलाफ लगातार लड़ते रहेंगे और बोलते रहेंगे। संजय भैया जिंदाबाद। हम लोग चुप रहने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। ये देश अगर चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। ये देश किसी नरेंद्र मोदी के फरमान से या योगी आदित्यनाथ के फरमान से नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक कहा सोमेंद्र ढाका जी ने। आज देश के 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है। असमानता का स्तर देखिए, एक व्यक्ति अडानी, उसको अमीर बनाने के लिए जिसके हवाई जहाज से नरेंद्र मोदी जी घूमते हैं, उसको अमीर बनाने के लिए दिन रात पूरी ताकत लगा रहे हैं। उनका नाम दुनिया के दूसरे नंबर का अमीर बनने पे आ गया। मुझसे लोगों ने कहा अडानी के बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने कहा हां मुझे पता चला है वो 2 नंबरी अमीर हो गया है। बाप नंबरी तो बेटा, तो अडानी का बाप हिंदुस्तान की राजनीति में कौन है? कौन है? कौन है? देखो आप सबको मालूम है। उस अडानी की संपत्ति 2014 में थी 37,000 करोड़ रुपए, 2018 में थी 57,000 करोड़ रुपए, 2020 में थी 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2022 में हो गई 13 लाख करोड़ रुपए। कितनी संपत्ति हो गई? 13 लाख करोड़ रुपए। छवि यादव जी बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन अगर इनको कह दूं 13 लाख करोड़ लिख दो तो लिख नहीं पाएंगे, जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? लिख पाओगे तुम लोग? लिख पाओगे? इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा दे दिया, 13 लाख करोड़ रुपए। और हमको बता रहे थे नितिन त्यागी जी कि 2.5 लाख रुपए का एक बार इनको लोन लेना था, चप्पल घिस गया, लोन नहीं मिला इनको, परेशान हो गए बेचारे। 2.5 लाख रुपया का लोन नहीं मिला इनको, और उस अडानी को मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ का लोन दिया है, 2.5 लाख करोड़ का। अब मेरा सवाल यह है कि यह पैसा कहां से आया? यह पैसा किसका पैसा है? यह पैसा किसान का पैसा है, ये पैसा मजदूर का पैसा है, ये पैसा कर्मचारी का पैसा है, ये पैसा हमारी माताओं बहनों का पैसा है, ये पैसा हमारे छोटे व्यापारियों का पैसा है। हम ये पैसा अपने व्यापार से बचत करके, अपने कामों से बचत करके बैंक में जमा करते हैं कि बेटी के शादी के लिए पैसा काम आएगा, घर बनाना होगा तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा। लेकिन ये पैसा जो आपने घर वालों की बीमारी के इलाज के लिए बैंक में रखा है, वो पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्रों पर लुटा दिया, लुटा दिया। 10 लाख करोड़ रुपए अपने चंद पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिया। आपका पैसा 9,000 करोड़ रुपए लेकर विजय माल्या भाग गया, 20,000 करोड़ रुपए लेकर नीरव मोदी भाग गया, 3,000 करोड़ रुपए लेकर ललित मोदी भाग गया, 6,000 करोड़ लेकर नितिन संदेशरा भाग गया। मैंने कहा मोदी जी, ललित मोदी 3,000 करोड़ रुपए लेके भागा है, उसको पकड़ के लाओ। कहने लगे हमें पता ही नहीं ललित मोदी कहां है। अरे मैंने कहा सुष्मिता सेन से पूछ लो, वही बता देगी ललित मोदी। गलत तो नहीं कह रहा हूं? नरेंद्र मोदी को नहीं पता ललित मोदी कहां है, सुष्मिता सेन को पता है ललित मोदी कहां है। हमारी किसी जांच एजेंसी का मुख्य पदाधिकारी सुष्मिता सेन को ही बना दो, वही पकड़ के लाएगी इन बेईमानों को। तो मैं तो आपसे गाजियाबाद के लोगों ये पूछने के लिए आया हूं कि भैया तुम्हारा 6,000 रुपए कोई चुरा लेता है तो चौराहे पे जुट के सब लोग मारने लगते हो, 3,000 कोई जेब काट ले सारे इकट्ठा होके मारते हो, 20,000 कोई चुरा ले उसको लात से भी मारते हो, घूंसा से भी मारते हो। मारते हो नहीं मारते हो?
मारते हो ना, चोर पकड़ लिया, जेब कतरा पकड़ लिया, इतने बड़े बड़े जेब कतरे वो 20-20 हजार करोड़ लूट के बैठे हुए हैं, इनसे हिसाब मांगोगे नहीं मांगोगे? मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए? लेकिन आपको तो दिन रात हिंदू मुसलमान में उलझा रखा है, हिंदू मुसलमान में उलझा रखा है। इन बेईमानों ने सिर्फ एक फार्मूला सीखा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास एक ही फार्मूला है। कहते हैं नौजवानों, तुम्हें बेरोजगार रखेंगे, नौकरी मांगोगे तो लाठियों से पिटवाएंगे, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। माताओं और बहनों, महंगाई से भले ही तुम्हारे घर का चूल्हा ना जले, भले ही महंगाई के बोझ के तले दब जाना, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। किसान भाइयों, भले ही तुम्हारे किसान की फसल का दाम तुमको हम ना दे पाए, भले ही कर्ज के बोझ के तले आत्महत्या कर लेना, लेकिन मरने से पहले अपने परिवार को बोल के जाना, वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। व्यापारी भाइयों, भले ही मक्खी मारते रहना, तुम्हारा व्यापार चौपट हो जाए, बर्बाद हो जाए, चिंता मत करना, लाइन में लग के वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। इन बेईमानों ने मुसलमानों को ठीक करने के नाम पर पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? और ऐसा भांग पिला दिया, ऐसा नशा करा दिया, ऐसा जाति धर्म का नफरत का माहौल हिंदुस्तान में पैदा कर दिया कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, मुझे शर्म आती है, स्कूल की, अस्पताल की, सड़क की, बिजली की, पानी की बात नहीं करते। सभाओं में जाते हैं तो जनता से पूछते हैं, बताओ अगर गांव गांव में कब्रिस्तान होता है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा अपशकुनी, इतना बड़ा ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण बात करने वाला, और भारतीय जनता पार्टी एक अपशकुनियों की पार्टी है। इन बेईमानों ने पूरे चुनाव में कहा शमशान बनाना है, शमशान बनाना है। कोरोना की महामारी में गांव गांव में शमशान बन गया। बन गया नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? इसलिए इनसे सावधान हो जाओ। बरेली में जनक प्रसाद जी क्या है, एक सुरमा मिलता है, उस पर लिखा रहता है नक्कालों से ममीरे का सुरमा, लिखा रहता है कि नहीं है? तो हम तो इनको कहते हैं राजनीति के लकड़ सुंघा है लोग। हमारे बचपन में लकड़ी सुंघाने वाले लोग आते थे, लकड़ सुंघा के लकड़ी घर लूट ले जाते थे। ये जहर खुरानी गैंग के लोग हैं, रेलवे में चलता है जहर खुरानी गैंग। नशा सुंघाया, सामान लूट लिया, यही काम ये लोग कर रहे हैं। आपको बेरोजगारी दी, आपको अशिक्षा दिया, आपको बदहाली दी, और आपको नफरत की आग में झोंक के आपका वोट लेते रहते हैं। ये वो पार्टी है जो हर मुद्दे पर फेल रही। नौजवानों को कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, वादा फेल हो गया। लोगों ने पूछा कितनी नौकरी दी, मांगा 22 करोड़ लोगों ने, नौकरी दी 7 लाख। किसानों को कहा फसल का दाम 2 गुना करेंगे, आमदनी 2 गुना करेंगे। किसानों ने पूछा हमारा हाल क्या है जरा बताओ, गेहूं की खरीद कम कर दी, राशन भी बंद कर दिया, और कहा राशन का पैसा देना पड़ेगा। चुनाव खत्म, राशन खत्म। कहा व्यापारियों आपको राहत देंगे टैक्स के नाम पर, जीएसटी का, वैट का, कि टैक्स का बोझ आपके ऊपर लाद दिया। महंगाई देश के अंदर बढ़ा दी, डीजल का, पेट्रोल का, आटा का, दाल का, चावल का, गैस के सिलेंडर का सारा दाम बढ़ा दिया। और तो और छोड़ो, कैंसर की दवा का, किडनी की दवा का, टीबी की दवा का, हार्ट की दवा का दाम बढ़ा दिया इन बेईमानों ने। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस ट्रेन पे बुलेट ट्रेन चलती है, किस रूट पे चलती है बुलेट ट्रेन? पूछो कितने लोगों के खाते में 15 लाख आया? कहां गया काला धन? अरे काला धन, तुम कहते थे हम काला धन लाएंगे, आज तो स्विट्जरलैंड की बैंक में काला धन 2 गुना हो गया। किसका है काला धन? ये किसका काला धन है? भारतीय जनता पार्टी वाले भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन है। जितने बेईमान इनकी पार्टी में आ जाते हैं सब ईमानदार हो जाते हैं। मुकुल राय जब तक टीएमसी में बेईमान, इनकी पार्टी में आ गए ईमानदार।
ये बेईमानों को ईमानदार बनाने की वॉशिंग मशीन इन लोगों ने खोल रखी है। ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, विधायक खरीद रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को गिराने की कोशिश इन्होंने की। जो प्रयोग शिंदे पे इन्होंने सफल किया, सिसोदिया ने वो प्रयोग फेल कर दिया और कहा यहां पे ऑपरेशन लोटस चलने नहीं देंगे। हमसे पूछ रहे थे एक टीवी चैनल पे भाजपा के प्रवक्ता, बोले संजय जी आप लोग बार बार ऑपरेशन लोटस कह के हमको बेइज्जत कर रहे हैं। हमने आपके विधायक कहां खरीदा हमको बताओ। हमने कहा भाई हाफिज सईद अगर ये पूछे कि हमने आतंकवाद कहां किया हमको बताओ, तो ये तो वही बात हो गई। चोर अगर पूछे भैया हमने चोरी, मतलब यहां पे आप चले जाइए किसी थाने में, अगर पूछिए इस इलाके का चोर कौन है तो उसका नाम लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? लिखा रहता है ना, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? तो विधायकों की किडनैपिंग का धंधा हिंदुस्तान में अगर बच्चे से पूछा जाए कौन चलाता है तो क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे? जोर से बोलिए। मैंने कहा भाई आतंकवादी, चोर, डकैत और माफिया गब्बर सिंह कहे कि हमने बताओ डकैती कैसे की। हमने कहा तुम लोग तो बहुत भोला बालक हो, तुम कह रहे हो हमने, संजय सिंह जी हमने महाराष्ट्र की सरकार कैसे गिराई हमको बताइए। हमने कैसे गिराया अरुणाचल की सरकार, कैसे गिराया उत्तराखंड की सरकार, कैसे गिराया कर्नाटक की सरकार, कैसे गिराया मध्य प्रदेश की सरकार। मैंने कहा तुम लोग सीरियल किलर हो, यानी कि हत्या करने की सुपारी लेते हो, सरकारों की हत्या करते हो तुम लोग, और इतने बड़े बेईमान हो, उपदेश देते हो हम लोगों को। तुम्हारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर रक्षा सौदे में दलाली लेते हुए पकड़ा गया 1 लाख रुपए की। हमको उपदेश दे रहे हो, हमको उपदेश दे रहे हो। भारत के रक्षा सौदे में दलाली खाने वाले लोग हमको उपदेश दे रहे हैं। राफेल के जहाज में दलाली खाने वाले लोग हमको उपदेश दे रहे हैं। आप जरा कल्पना कीजिए और सोचिए दोस्तों, अग्निवीर योजना ये लोग लेके आए, कह रहे 17 साल में सैनिक बन जाओ, 4 साल नौकरी करो, 21 साल में पूर्व सैनिक बन जाओ, उसके बाद कटोरा लेके घूमो, कटोरा लेके घूमो। हमने पूछा क्या नौकरी दोगे? अरे कहीं धोबी का काम कर लेंगे, झाड़ू लगा लेंगे, कहीं ड्राइवर बन जाएंगे। हमने कहा और? अरे बोले बीजेपी के दफ्तर पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे देंगे। हमने कहा वाह बेटा, तुम्हारा लड़का जैसा हजारों करोड़ बीसीसीआई में लूटेगा और हमारा लड़का तुम्हारे दफ्तर के सामने सिक्योरिटी गार्ड बनेगा, ये व्यवस्था हम चलने नहीं देंगे। हमारे नौजवानों को भी काम चाहिए। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग भारी संख्या में सेना में है कि नहीं है ना? तो एक सवाल पूछिएगा, गांव गांव में जाइए और पूछिए, बुजुर्गों से पूछिए, माताओं बहनों से पूछिए, जिनके बेटे सीमा की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, उनसे पूछिए। उनसे पूछिए जो -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन के अंदर और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में जाकर भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनसे पूछिए। एक सवाल पूछिएगा संजय सिंह की तरफ से, अगर 34,000 सैनिक हर साल कम होंगे तो 20 साल में भारत की सेना आधी हो जाएगी, और अगर भारत की सेना आधी हो जाएगी तो हमारी सीमाओं की सुरक्षा कौन करेगा? अगर भारत की सीमा की सुरक्षा नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते तो मैं ऐसा मानता हूं भारतीय जनता पार्टी ने भारत की सीमा के साथ, भारत माता के साथ गद्दारी करने का काम किया है। गद्दारी करने का काम किया है कि नहीं किया बताओ? हमारी सेना को ही आधा कर दे रहे हैं। कह रहे हैं 46,000 भर्ती करेंगे, 25% रखेंगे, 34,000 बाहर कर देंगे। आप बताओ है कि नहीं है कि नहीं? इसलिए इनसे सावधान हो जाओ। मैंने जो कहा ममीरे का सुरमा, उस पे जो लिखा रहता है नक्कालों से, अपने घर पे बाहर बोर्ड लगा दो सब लोग, नक्कालों से, ये सावधान हो जाओ।